हेलो एवरीवन, हम महाजनपद एरा को स्टडी कर रहे हैं। महाजनपद एरा में कुछ रिलीजियस रिवॉल्यूशन मींस धार्मिक क्रांति हुई थी। अब कुछ तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से धार्मिक क्रांति हुई, तो इन कारणों का पता लगाने के लिए पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। अब सभी को पता है 1000 बीसी में आयरन की खोज हो जाती है और आयरन की खोज होने से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बूम देखने को मिलता है। इसका कारण ये रहा कि आयरन की सहायता से एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बना लिए जाते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को करना अब कुछ ज्यादा इजी हो जाता है। अब एग्रीकल्चर करना इजी हो गया और इसके साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस प्रोडक्शन होना भी स्टार्ट हो जाता है। सरप्लस प्रोडक्शन क्या होता है कि आपकी जरूरत से ज्यादा कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन। अब उस टाइम में जो सोसाइटी थी, जब सरप्लस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ तो सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट वो जो प्रोडक्शन सेक्शन था, मतलब जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, इसमें आते थे वैश्य और शूद्र। हालांकि ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जो हैं उस टाइम के एग्रीकल्चर करना उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, लेकिन वैश्य और शूद्र की तुलना में उनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई थी। मतलब कुछ क्षत्रिय और कुछ ब्राह्मण जो लोग थे वो ही एग्रीकल्चर उस टाइम करते थे। तो एक पार्ट तो हो गया सोसाइटी का प्रोडक्शन सेक्शन और दूसरा पार्ट हो गया नॉन प्रोडक्शन सेक्शन, जिसमें आते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। जब हमने पोस्ट वैदिक एरा पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि पोस्ट वैदिक एरा आते आते सोसाइटी में जो ब्राह्मण थे उनको सुप्रीम पोजीशन, सुप्रीम स्थान दे दिया गया था और जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसके ऊपर अधिकार दे दिया गया था क्षत्रियों को। अब सभी क्षत्रियों को अधिकार नहीं दिया गया था, इनडायरेक्टली जो किंग होता था, जो राजा होता था, उसको ये अधिकार दे दिया गया था। अब उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें जो चारों वर्ण थे, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो अपनी अपनी कंडीशन को लेकर के संतुष्ट नहीं थे। कारण क्या था? वैश्य और शूद्र को ये लगता था कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर अधिकार हो जाता है क्षत्रिय का, तो वो इस चीज को लेकर के खुश नहीं थे। बात आती है ब्राह्मण की। ब्राह्मण को लगता है कि सोसाइटी में सबसे सुप्रीम पोजीशन मेरी है, अगर हम थोड़ी सी और मेहनत करते तो ये जो सरप्लस प्रोडक्शन पर जो हक है वो भी हमारे पास होता, तो वो भी अपनी पोजीशन को लेकर के खुश नहीं थे। क्षत्रियों को लगता है कि सरप्लस प्रोडक्शन के ऊपर मेरा अधिकार है, लेकिन जो सोसाइटी में एक सुप्रीम जो पोजीशन है वो मेरी नहीं है, तो वो मेरी हो सकती थी। मतलब चारों जो है सोसाइटी में जो चारों वर्ण थे वो अपनी अपनी पोजीशन से, अपनी अपनी कंडीशन से खुश नहीं थे। इसको लेकर के अब इनको लगता था कि क्यों ना एक ऐसा धर्म स्थापित किया जाए, एक ऐसा रिलीजन स्थापित किया जाए जहां पर सब इक्वल हो। हालांकि महाजनपद एरा, पोस्ट वैदिक एरा में जो कास्ट सिस्टम था वो ज़्यादा मान्यता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लोगों को जो कास्ट के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करने लग गए थे उस टाइम। लेकिन कुल और गोत्र जो वर्ड है, जब हमने पोस्ट वैदिक एरा जब स्टडी की थी तब हमने देखा भी था कि कुल और गोत्र जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस टाइम, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिए जाते थे। अब यहाँ पर बात आती है कि क्यों ना एक ऐसा रिलीजन हम एस्टेब्लिश करें जहाँ पर सभी इक्वल हो, जिनको एक तरीके से उनके बर्थ के बेसिस पर, क्योंकि हमने ये देखा पोस्ट वैदिक एरा में कि बर्थ के बेसिस पर वर्ण जो है उसका डिसीजन होने लग गया था। क्योंकि वैदिक एरा में जो वर्ण का जो डिसीजन है वो आपके काम के, प्रोफेशन के बेसिस पर होता था और धीरे धीरे बर्थ के बेसिस पर होने लग गया कि अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, चाहे आप कितने भी मूड हो, फिर भी आप ब्राह्मण जो कुल है, ब्राह्मण जो वर्ण है उसी से रिलेट रहोगे। और अगर आपके फादर जो है वो एग्रीकल्चर करते थे, मतलब एक तरीके से जो ट्रेड करते थे या फिर जो इंडस्ट्री बेसिस काम करते थे, तो आप अगर उस कुल में जन्म लिए हैं तो आपका भी वही प्रोफेशन रहेगा और आप उसी कुल से बिलोंग करोगे। मतलब आपके प्रोफेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, चाहे आप दूसरा प्रोफेशन करो या फिर नहीं करो। मतलब यहाँ पर बर्थ के बेसिस पर जो वर्ण का डिसीजन होने लग गया था। तो उन्होंने ये सोचा, इन चारों वर्णों ने ये सोचा कि एक ऐसा रिलीजन हम एस्टेब्लिश करें जहाँ पर ये सारी जो परेशानियाँ हैं वो खत्म हो जाए, सभी इक्वल रहे, किसी भी बेसिस पर कोई भी जो डिफरेंशिएट है वो ना रहे। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन महाजनपद एरा में आई थी। इस रिलीजियस रिवॉल्यूशन में लगभग 62 या 63 ऐसे बोलते हैं कि इतने रिलीजन जो है वो एस्टेब्लिश हुए थे उस टाइम में, लेकिन उनमें से कुछ रिलीजन जो है वो ही फेमस हो पाए, जिसमें एक बुद्धिज्म है, एक जैनिज्म है और एक आजीविक सेक्ट जो है। हालांकि आजीविक सेक्ट जो है वो भी टाइम के साथ में बाद में खत्म हो गया और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो रेगुलर फॉलो होते रहे। तो ये रिलीजियस रिवॉल्यूशन का कारण था। अब जो है
हम ये जो भी सेक्ट, ये जो भी उस टाइम में जो रिलीजन एस्टेब्लिश हुए उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन आई और जब नए नए जो धर्म है, नए नए रिलीजन जब एस्टेब्लिश किए गए तो उनको एस्टेब्लिश करने में सबसे आगे रहे क्षत्रिय। क्षत्रिय लोगों ने सबसे ज़्यादा नए रिलीजनों को एस्टेब्लिश किया, नए रिलीजन्स जो है उनको एस्टेब्लिश किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नए रिलीजन से सबसे ज़्यादा लोग जुड़े कौन? तो आपको मन में आएगा कि वैश्य और शूद्र जुड़े होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफ्रेंशिएट, सबसे ज़्यादा जो कंडीशन थी वो तो इन लोगों की ही खराब थी। नहीं, सबसे ज़्यादा जो जुड़ने में वो ब्राह्मण आगे रहे, क्योंकि ब्राह्मणों में भी उस टाइम दो कैटेगरी बन गई थी। कुछ ब्राह्मण ऐसे थे, उनको ये लगता था कि पोस्ट वैदिक एरा आते आते हमने जो भी एक ट्रेडिशन जो होती है, जो कल्चर होती है, जैसे कि मंत्र जप करना या फिर यज्ञ करना, ये सारी जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा हमने टफ बनाती थी, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लोग थे उनका इन सभी चीज़ों में जो एक प्रवेश होना चाहिए, जो एक एंट्री होनी चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गई थी। इसलिए वो लोग भी, ब्राह्मण में भी कुछ लोग चाहते थे कि ये सारे प्रोसीजर खत्म हो और ईजी वे में सब कुछ चले। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रियों ने जो रिलीजन एस्टेब्लिश किए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्राह्मण लोग हैं वो जुड़े। अब बात आती है जैनिज्म की और बुद्धिज्म की। देखो, अगर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म में, वैसे तो हम लास्ट में कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म में अगर हम देखें तो जैनिज्म जो रिलीजन है वो ज़्यादा पुराना है, ज़्यादा ओल्ड है, क्योंकि जैनिज्म के जैन रिलीजन के जो 24 तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर मतलब गुरु। ओके, और यहाँ पर बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे भगवान बुद्ध, वो दोनों आपस में कंटेम्प्रेरी थे। तो 24 गुरु से पहले 23 गुरु और हुए होंगे, मतलब जैनिज्म जो रिलीजन है वो ज़्यादा ओल्ड है। तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो बुद्ध रिलीजन जो है उसके फाउंडर थे गौतम बुद्ध। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये जनरल अवेयरनेस की बात है जो आपको पता होनी चाहिए, और आपने पहले भी, हमने बहुत सारी, जब हम रेगुलर एसएसटी की जब हम 10-12 तक स्टडी करते हैं तो हमने ये सारी जो बेसिक नॉलेज है वो बार बार स्टडी भी की हुई है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म हुआ था 563 BC में। उनका जो जन्म स्थान था, जो बर्थ प्लेस था, वो था लुम्बिनी, जिसको जो नेपाल में जगह है और प्रेजेंट टाइम में इसको रुम्मिनदेई के नाम से जानते हैं। उनके फादर का नाम, मतलब गौतम बुद्ध के फादर का नाम था शुद्धोधन, और ये जो शुद्धोधन थे वो शाक्य कुल से, शाक्य क्लैन के राजा थे, मतलब शाक्य वंश के राजा थे, शाक्य वंश से वो बिलोंग करते थे। उनकी माता का नाम था महामाया या फिर माया देवी। ऐसा बोलते हैं कि गौतम बुद्ध को जन्म देते ही कुछ टाइम के बाद में उनकी मदर की डेथ हो जाती है, और फिर उनकी स्टेप मदर, मतलब उनकी जो मौसी होती है प्रजापति गौतमी जो है वो उनको पालती है। गौतम बुद्ध का जो कुल था, क्लैन था, वो था शाक्य, इसलिए गौतम बुद्ध शाक्य मुनि के नाम से भी फेमस हुए। देखो, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि उनका कुल, उनका क्लैन क्या था, मतलब उनका वंश क्या था। और उनका गोत्र था गौतम, इसलिए वो गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए। उनकी वाइफ थी, मतलब वो शादीशुदा थे, और यशोधरा उनकी वाइफ थी, और उनके बेटे का नाम था राहुल। ऐसा बोलते हैं कि एक बार एक पंडित से, एक ब्राह्मण से, जो गौतम बुद्ध के जो फादर होते हैं शुद्धोधन, वो क्वेश्चन करते हैं कि मेरे बेटे का जो भविष्य है वो कैसा होगा। तो जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनका नाम होता है कौंडिन्य ब्राह्मण। कौंडिन्य ब्राह्मण जो है वो एक भविष्यवाणी करते हैं कि या तो आपका बेटा बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या फिर बहुत बड़ा साधु बनेगा। लेकिन जो उनके फादर होते हैं गौतम बुद्ध के, वो बोलते हैं कि मैं इनको इतना सुख दूंगा गौतम बुद्ध को कि उसको कभी लगेगा ही नहीं, उसको जो वैराग्य की जो भावना आती है वो कभी उसके मन में आएगी ही नहीं। लेकिन 28 की जब उनकी एज होती है गौतम बुद्ध की, तब वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने इंसिडेंट देखे ही नहीं, लेकिन होता है ना कि लाइफ में एक टाइम के बाद में एक अवेयरनेस क्रिएट होने लग जाती है। तो 4 ऐसे इंसिडेंट हुए गौतम बुद्ध की लाइफ में, जिन्होंने, उन इंसिडेंट ने गौतम बुद्ध की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, उनके मन में ये आया कि एक टाइम के बाद में सभी को बूढ़ा हो जाना है। ओके, इस तरीके की अवेयरनेस आती है कि जो मेरे पास में सुख संपदा है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी स्थायी नहीं रहेंगी। एक टाइम के बाद में जो जैसा मैं आज हूँ वैसा मैं कल नहीं रहने वाला हूँ। एक बीमार आदमी को देखते हैं, फिर उनको लगता है कि जैसे जैसे एज मतलब ग्रो होगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, वैसे वैसे सभी को बीमार होना है, सभी को कोई ना कोई बीमारी घेर लेगी। इसके बाद में वो एक डेड बॉडी देखते हैं और वो मानते हैं कि यही सत्य है, ट्रुथ है ये जीवन का, कि लास्ट में सभी को मरना तो सभी को ही है।
और फिर वो देखते हैं, इन तीनों में वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा सोरो उनको दिखाई देता है। फिर वो एक साधु को देखते हैं, तो साधु को देखते हैं तो वो काफ़ी खुश पर्सन, मतलब एक तरीके से कोई टेंशन नहीं उस पर्सन को। तब उनको लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये सब कुछ, ये जीवन की सत्यता नहीं है। सत्यता तो ये है कि आपको ये सत्य है, खत्म होना है, लेकिन अगर आपने ये सारे सुख भोगे फिर भी आपको जो डेथ है वो होगी। लेकिन अगर आप एक साधु बनते हो तो आप मरने से पहले ही अपने आप को अमर कर लेते हो। और यही कारण रहा कि गौतम बुद्ध ने 29 साल की एज में अपना घर छोड़ दिया।